दे रहा है। कहता है द मैटर अबव रेफर्ड टू मस्ट बी इन farmers who have alleged by one party and denied by other party expressly or impliedly by words or impliedly by other। ठीक है, एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली। कहता है कि जी हमने पीछे पढ़ा था कि जो आपका मैटर रेफर किया गया फार्मर सूट में, ठीक है, उसको एक पार्टी ने आपका डिनाई किया हो, दूसरी ने एडमिट किया हो, और वो आपका एक्सप्रेस किया हो या इम्प्लाइड किया हो, एक्सप्रेस किया हो या इम्प्लाइड किया हो। कैसे? जैसे आपका मैं इसकी बेहतरीन एग्जांपल दूं कि मैडम आपकी नायला साहबा ने सूट फाइल किया, यहाँ पे मौजूद है मैडम अक्सा के अगेंस्ट। ठीक है, मैडम अक्सा के अगेंस्ट मैडम नायला साहबा ने सूट फाइल किया, ठीक है, 10 लाख का। ठीक है, और वो पार्टी जो है मैडम अक्सा जो है उनको डिनाई करती हैं एक्सप्रेसली। एक्सप्रेसली कैसे होगा? ये अपने रिटर्न क्लेम में, रिटर्न स्टेटमेंट में कहती हैं कि जी मैंने कोई 10 लाख नहीं देना, नहीं बनता है, और कोर्ट ने जो है उसको डिसाइड कर दिया। ठीक है, ये तो आपका एक्सप्रेसली था। इम्प्लाइडली था कि वो जो चीज़ है वो डिनाई की गई। इम्प्लाइडली मतलब आपका वो उनके कोई एक्ट से या कोर्ट ने उस पर फैसला दे दिया है कि जी इनका 10 लाख इनका 10 लाख नहीं बनता, या मैडम नाला का 10 लाख बनता है। तो ऐसा जो सूट पहले जो किया था उसमें की एडमिशन या आपका डिनायल एक्सप्रेस या इम्प्लाइड आ जाता है, तो उस पे फिर सेक्शन 11 अप्लाई करेगा, उस पे सेक्शन 11 अप्लाई करेगा। एक्सप्रेस या इम्प्लाइड की मैं आपको बेहतरीन एग्जांपल दूं तो हमने कंट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा था कि जी आपका वो जो आपका असाइनमेंट है, मतलब जो आपका कंट्रैक्ट है, वो आपका बाय वर्ड भी हो सकता है, आपका जो मतलब हाँ वो बाय वर्ड्स भी। एक्सप्रेस क्या होता है? एक्सप्रेस होता है आपका बाय वर्ड्स, वो स्पोकन भी हो Yes, सकते हैं, in रिटर्न भी। writing. हाँ, रिटर्न भी हो सकते हैं, In स्पोकन भी हो सकते हैं। इम्प्लाइडली क्या होता है? इम्प्लाइडली होता है बाय एक्ट ऑफ बिजनेस या बाय द सरकमस्टांसेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, वो आपका इम्प्लाइडली होते हैं। जैसे बेहतरीन एग्जाम्पल है कि जी आपने घर में एक कुक रखा है, उसको कहा है कि जी आपको महीने का हम देंगे 20,000, और आपने जो है पूरे महीने की आपने घर की फैमिली की जो मतलब घर है, घर की आपने कुकिंग कर ली है। ठीक है, ये तो आपने कह दिया उसको। उसके बाद आपका सपोज के ये आपका एक्सप्रेस वर्डिंग में हो गया है। आगे उसके बिजनेस के अकॉर्डिंग आपका कोई मेहमान आ जाता है तो वो कोक को वो खाना बनाने का भी बाउंड होता है। ये क्या है? ये आपका इम्प्लाइडली है, ये उसकी इम्प्लाइडली उसकी ड्यूटीज में शामिल होता है। ठीक है, एक्सप्रेसली तो होता है बाई वर्ड्स जो होते हैं वो स्पोकन या रिटर्न में। इम्प्लाइडली होता है वो एक्ट ऑफ बिजनेस के लिए हिसाब से, एक्ट ऑफ वर्क मतलब जो उसका मतलब का वर्क है उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो बता देती है कि जी आपका जो पहले वाला दावा है उसमें जो रिटर्न आपका क्लेम था वो आपका एडमिट हुआ या डिनाई हुआ, वो एक्सप्रेस हुआ या इम्प्लाइडली हुआ, वो इनफ है। ठीक है, जैसे आपने का वो 10 लाख का दावा किया मैडम नायला साहबा ने, और मैडम अक्सर साहबा ने कहा कि जी मेरा कोई नहीं बनता, वो डिनाइल का देती हैं। ठीक है, और वो उसका जो भी फैसला आ जाता है तो दोबारा उस पे जो सेक्शन दोबारा आपको उसी सेम टाइटल सेम पार्टीज के दरमियान दोबारा वो केस नहीं कर सकते। ठीक है, सपोज के मैडम अक्सा की डिनाइल आ गया 10 लाख का कि जी मैंने नहीं देना, कोर्ट का फैसला आ गया, कोर्ट का जो भी फैसला आया है, तो फिर दोबारा मैडम नायला साहबा सेम टाइटल सेम पार्टीज में आपका दावा दायर नहीं कर सकती, दावा दायर नहीं कर सकती। आगे है जी आपका
सेक्शन 4, सेक्शन सबसेक्शन 4, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है और इसको आपने इसके साथ लिख लेना है। इसको कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा भी कहते हैं। क्या चीज? कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा भी इसको कहते हैं। कहता है एनी मैटर विच माइट or ought to have been made ground of defense। ठीक है, कहता है कि कोई भी मैटर जो कि माइट या ought to have been ground of defense, कि कोई मैटर जो कि आपका एक डिफेंस में ले आ सकते हैं या अटैक को, जो आपका कोई मैटर है जो कि डिफेंस के लिए ले आ सकते हैं, इन ले आ सकते थे इन सच फार्मर सूट, सच फार्मर सूट जो कि पहले डिसाइड हो चुका है, shall be deemed to have been directly or substantially in issue in such suit। वो ये समझा जाएगा कि वो उस सूट में हिस्सा बन चुका है, उस सूट का हिस्सा बन चुका है। सिंपली सेक्शन 4 कह रहा है कि जी कोई मैटर जो कि आप एक फार्मर सूट में लेके आ सकते थे, ठीक है, फार्मर सूट में लेके आ सकते थे लेकिन आपने वो नहीं लिया, तो यही समझा जाएगा कि आप उस पे लेके आ चुके हैं। ठीक है, इसकी बेहतरीन एग्जांपल आपका ऑर्डर 2 रूल 2 है। ऑर्डर 2 रूल 2 ये क्या है? ये रूल ऑर्डर 2 रूल 2, जैसे ये मैडम नाला साहबा मैडम नाला साहबा ने 10 लाख लेने थे मैडम अक्सा साहबा से, इन्होंने 8 लाख का दावा कर दिया, 8 लाख का दावा कर दिया, तो यही समझा जाएगा कि इन्होंने 10 लाख का दावा किया है, दोबारा ये 2 लाख का दावा नहीं कर सकती, दोबारा ये 2 लाख का दावा नहीं कर सकती। कहता है कि कोई मैटर एनी मैटर विच आर टू हैव बीन ग्राउंड ऑफ डिफेंस, कि कोई आपका मैटर जो कि डिफेंस बन सकता था, जो कि आप लेके आ सकते थे, ठीक है, पुराने दावे में, अगर वो नहीं लिया तो यही समझा जाएगा कि वो शैल बी डीम्ड, ये समझा जाएगा कि आपने वो मैटर इशू किया है, वो मैटर आपने उसमें लिया है। ठीक है, 10 लाख लेने थे, उन्होंने 8 लाख का दावा कर दिया किसी भी वजह से, और तो फिर दोबारा 2 लाख का दावा नहीं कर सकते। ला ये कहता है कि जी जितनी भी आपके क्लेम बनते हैं, सेक्शन 2 में ऑर्डर 2 में हम पढ़ेंगे, वो कहता है कि आपने एक साथ लेने हैं, जितनी भी आपके क्लेम बनते थे वो आपने एक साथ लेने हैं। सर इसको हम ये मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा है वो जिनके माइक ऑन है वो काइंडली माइक ऑफ कर दें। जी मैडम, आपको ना क्वेश्चन। सर मैं नहीं सर क्वेश्चन नहीं था, मैं बस ये पूछना चाह रही थी कि हम फिर ये कह सकते हैं कि ये ऑर्डर 2 रूल 2 जो कि रिलिंक्विशमेंट ऑफ क्लेम भी होता है, तो यही कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा है। बिल्कुल बिल्कुल, रिलिंक्विश ऑफ क्लेम जो आप कर देते हैं वो दोबारा नहीं कर सकते, ये कंस्ट्रक्टिव राइट जुडिकाटा है। जी ठीक है, बस यही पूछ। जी और ये बार होगा, हाँ, डी ये बार कर दो, जी बार कर दोबारा देंगे। शूट करने पे डी बार कर दो। हाँ हाँ जी ये उसमें वो सिग्नेचर नेचर वाला पढ़े थे ना, उसमें ये भी आ जाता है जी यार। बिल्कुल। टू टू हाँ मैं रिकॉर्ड ऑप्शन को वो आवाज सुन ली को फायदो फायदो चलो जी, आगे आपका जी 5। ठीक है, आगे क्या है? 5, आगे 5, इसमें आपका जो है
आ गया जी आपका सेक्शन सब सेक्शन 4, सब सेक्शन 4। ठीक हो गया। सेक्शन 5, सब सेक्शन 5 और एक्सप्लेनेशन 5। एक्सप्लेनेशन 5 क्या कहते हैं? कहते हैं एनी क्लेम एनी रिलीफ claimed in plaint which is not expressly granted by the decree shall for the purpose of this section be deemed to have been refused। कि कहता है कि जी आपका कोई क्लेम आपने कोई रिलीफ जो कि आपने प्लेंट में क्लेम किया है और उसको अदालत ने ग्रांट नहीं किया, तो इस एक्ट के मुताबिक यही समझा जाएगा कि वो आपका रिफ्यूज हो चुका है, दोबारा आप नहीं कर सकते। क्या कि जैसे कि मैडम नायला साहबा ने प्लेंट में क्लेम में लिखा था विच इज नॉट प्लेंट में क्लेम दिया है कि जी मैंने 10 लाख लेना है मैडम अक्सा से। एनी रिलीफ क्लेम्ड इन प्लेंटिफ, इन्होंने दावा दायर किया 10 लाख का, ठीक है, और ये कहती है कि मेरा 10 लाख बनता है, मेरा 10 लाख बनता है, ठीक है, और वो अदालत इनका दावा खारिज कर देती है किसी भी वजह से, विच इज नॉट एक्सप्रेसली ग्रांटेड बाय द डिक्री। डिक्री कौन देती है? अदालत। अब इन्होंने 10 लाख का दावा किया, 10 लाख का दावा इनका खारिज हो गया, तो यही समझा जाएगा कि जी इनका क्लेम जो है रिफ्यूज हो चुका है, इनका क्लेम रिफ्यूज हो चुका है, तो दोबारा ये क्लेम, दोबारा ये दावा नहीं कर सकती इसी 10 लाख की अमाउंट का मैडम अक्सा के खिलाफ। सर कोर्ट 8 लाख भी नहीं देगी जो पहले जैसे हुआ है? नहीं 8 लाख तो मैंने आपको समझाया था कि आपने 10 लाख का दावा किया था, ठीक है, और आपको 10 लाख का आपका बंदा था, आपने 8 लाख का दावा कर दिया, तो 2 लाख आपने छोड़ा है, तो जो एक दफा छोड़ देते हैं दोबारा उसका दावा नहीं कर सकते, ये हमारा ला जी कहता ये है, तो ठीक है। ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है कि जी आपने क्लेम लिखा है कोर्ट में, कोई भी क्लेम, आपका वो क्लेम जो आपको नहीं मिलता, ठीक है, तो दोबारा उसका दावा नहीं कर सकते। इसे ऐसा कह लें कि जी आपने सपोज के 8 लाख का दावा किया, ठीक है, और कोर्ट ने दावा डिग्री किया 5 लाख का कि जी आपने झूठा, आपने आपकी एविडेंस के अकॉर्डिंग आपने इनको आपका क्लेम बनता है ज्यादा 8 का लाख दावा का, कर। ठीक है, आपको 8 लाख या तक डिग्री का देते हैं, 3 लाख आपका वो ग्रांट नहीं करते, तो यही समझा जाएगा कि 3 लाख रिफ्यूज हो चुका है, बाद में 3 लाख के लिए अभी आप दावा दायर नहीं कर सकते। सिंपली एक दफा वो कहता है कि जी दावा जो आपको क्लेम नहीं मिलता, तो दोबारा उस क्लेम के लिए जो आपने पहले ले लिया है, ट्रायल हो गया है, उसके लिए दोबारा दावा नहीं कर सकते आप। जी सर वैसे ये बात सर बात तो आपकी सही है। वैसे सर जनरली डिस्कशन में अगर पूछे कि सर कोर्ट ऐसे कर सकती है कि अगर हम मतलब 10 लाख का दावा करें तो कोर्ट फर्ज करें वो कुछ भी नहीं उसमें देती और वो रिटर्न भी नहीं लिखती, तो सर फिर ऐसे पता कैसे चलेगा कि गलती कहाँ थी? ये तो चले ठीक है कि हम आगे नहीं कर सकते, बात ठीक है, वेल एस्टेब्लिश्ड है, लेकिन पता कैसे चलेगा कि हमारी कोई गलती भी है या क्यों नहीं किया? क्या मतलब? आपको अपना क्वेश्चन क्लियर करें आप। सर आपने कहा ना कि अगर फर्ज करें 10 लाख का दावा है, ये चले 8 लाख का दावा है और कोर्ट रिफ्यूज कर देती है
ये चले 10 लाख का है तो 5 लाख के लिए वो डिग्री कर देती है, तो वो 5 लाख के लिए हम दोबारा नहीं कर सकते। ये बात तो एक फैक्ट है ना, मतलब जो यहाँ से स्टैब्लिश्ड है। तो सर मैं वैसे ये जनरली ये पूछ रही हूँ कि ऐसे मतलब कोर्ट फर्ज करें इन राइटिंग पे रीजन ना दे के उसने क्यों हमें रिफ्यूज किया है, तो फिर ये कोई सही बात होगी? सही बात होगी। जब भी आपका मैं मैडम आपसे लेने हैं 5 लाख, तो मैं दावा कर दूंगा आपके खिलाफ 10 लाख का, तो मैं कहूँगा कि जी 5 लाख का मैंने चेक दिया है, ये चेक है मेरे पास, और 5 लाख जो है मैंने नासिर साहब और वकास साहब की मौजूदगी में दिया है। ठीक है, नासिर साहब और वकास साहब की मौजूद 5 लाख का मैंने को मैडम नाला को उधार दिया था, चेक दिया था, और 5 लाख मैं मैडम नासिर साहब और वकास साहब की मौजूदगी में दिया था। कल को मैं दावा दायर करता हूँ आपके खिलाफ 10 लाख का। मैं 5 लाख का जो आपको चेक दिया था उसकी मेरे पास कॉपी थी, मैंने वो आपने वो 5 निकलवाया भी है, 5 लाख निकलवाया है मैंने, वही 5 लाख आपके ने जो चेक निकलवाया है मैंने वही उसकी बैंक स्टेटमेंट निकलवाई है आपके अकाउंट की, मैंने अपने अकाउंट की मैंने बैंक स्टेटमेंट दे दी, तो वो प्रूव हो गया कि जी वाकई आपको 5 लाख मेरे अकाउंट मेरे चेक मिल दिया है, मैंने चेक दिया है, मेरा जो चेक है वही आपने खुद विदड्रॉ करवाया है अपने बैंक अकाउंट से, अपने बैंक अकाउंट से आपने चेक विदड्रॉ कराया, वो डॉक्यूमेंटली प्रूव हो गया कि जी वाकई आपने 5 लाख मुझसे लिया है। ठीक है, जी, यानी 5 10 लाख में से 5 सुन लाख ले, का एविडेंस है। एक दफा सुन ले, आप एक दफा सुन ले। ठीक जी है, ठीक है, जी 5 ठीक। लाख तो डॉक्यूमेंट्री प्रूव हो गया है, बाकी मैंने 5 लाख का कि जी 5 लाख मैंने नासिर साहब वकास साहब की मौजूदगी में दिया है। अब ये 5 लाख मैंने इनकी मौजूदगी में दिया, तो डेफिनेटली यही गवाह होंगे। अब ये दोनों गवाह नहीं आते, ठीक है, मैं इनको बुलाता हूँ नहीं आते, कोर्ट मैं एप्लीकेशन तो कोर्ट बुलाती है नहीं आते, या ये आ जाते हैं और डिनाई कर देते हैं। नासिर साहब कहते हैं कि जी मैं तो ईमानदार बंदा हूँ, मैंने मेरी मौजूदगी में कोई 10 लाख की कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, 5 लाख कोई नहीं दिए। ठीक है, इसी तरह वकास साहब कहते हैं कि जी कोई पैसे नहीं दिए। तो वो क्या होगा, 5 लाख की हद तक मेरा क्लेम इस्टेब्लिश नहीं होगा, मेरा वो दावा 5 कोर्ट ने डिग्री करना है तो 5 लाख का करना है। फिर ऐसा नहीं है कि मैं दोबारा 5 लाख का कोई और दावा कर दूं, ऐसा नहीं है। जी ठीक है। ठीक है, जी सर, सेक्शन वो तो मैं वैसे जनरली जी सर, वो तो मैं वैसे जनरली कह रही थी कि अगर जैसे उसमें लिखा हुआ है ना कि कोर्ट रिफ्यूज, उसका मतलब होता है कि कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया अगर वो एक्सप्रेसली आपको ग्रांट नहीं करती। वैसे वो मैं एक जनरल बात आपसे पूछ रही थी कि ऐसे अगर कोर्ट बताएगी नहीं, जैसे ये तो अब माशाल्लाह आपने पूरा केस एक इस्टेब्लिश किया ना, लेकिन फर्ज करें इतनी बात अगर ना हो, यानी कि वो ना मैडम चीज जो हो, तो भी फिर आपका होता है ना, पीछे हमने पढ़ा है सीआरपीसी में भी पढ़ा है कि जी कोर्ट ने जो डिमांड भी देना है तो रीजन लिखनी है, 167 में हमने पढ़ा है, 167 में सब सेक्शन 4 में बताता है कि जी आपने डिमांड देना है तो रीजन लिखनी है, सब सेक्शन 3 ठीक में। है। इसी तरह हमने ये वो अपील बेल भी पढ़ी थी कि जी बेल जब देनी है तो कोर्ट ने रीजन लिखनी है। इसी तरह बिल्कुल इधर भी आपकी है, मैं आपको एक भेजूंगा डिग्री, वो कोर्ट जो है जो भी आर्डर डिग्री करती है, मतलब सूट डिग्री करती है या डिसमिस करती है, तो कोर्ट एक जी ठीक। जजमेंट लिखती है, जजमेंट में लिखती है कि जी प्लेंटिफ ने ये अलेज किया, डिफेंडर ने ये अलेज किया। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स ये है, प्लेंटिफ ने फलां डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया, फलां विटनेसेस को प्रोड्यूस किया, फलां आपका डॉक्यूमेंट दिया, डिफेंडर ने ये डॉक्यूमेंट दिया, ये इश्यूज फ्रेम हुए, ये इश्यूज के बाद ये जो है रिलीफ बनता है, जो कि इन एविडेंस के अकॉर्डिंग ये रिलीफ बनता है। कोर्ट एक कंप्लीट जजमेंट लिखती है, वो रीजंस ठीक है। देती है। ठीक है, रीजन के साथ जजमेंट देती है, ऐसे नहीं होता कि बगैर वो ऐसे ही रीजन दे दे, नहीं ऐसा नहीं होता। जी ठीक है। चले जी, आगे है जी आपका सर सेक्शन 3। इसमें जी बका जी नासिर साहब, वो एयाज साहब। सर इसमें जो है वो हत्ता के इशू इशू तक भी है, मतलब एक सूट में इशू ग्रांट हो गया तो उस इशू का फैसला हो गया उस सूट में, अब दोबारा कोई ऐसा इशू जो है वो जो डीबार्ड होगा इशू भी नहीं होगा, क्योंकि उस इशू में आप जो था उसका फैसला हो गया, admit हो हाँ गया या denied हो गया। हाँ,
हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। सेम इशू नहीं हो सकता वो दोबारा, हाँ सेम इशू किसी किताब में भी होएगा तो वो वहाँ पे स्किप हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। रील अहमद सही कह, ओ या सब सही कह रहे हैं। तो बर्निंग स्टेज पे आपने वो इशू एक दावे में फाइनल हो गया, अब दोबारा वो ही सेम इशू नहीं आएगा, हम्म, वो भी बार हो जाएगा। ठीक हो गया जी। ये आपका है जी सेक्शन 10, सेक्शन 11। सर एक और बात है जी मैडम। सर, ये बार का मतलब तो हमें पता है ना कि मतलब बार किसी एक्सप्रेस हो सकती है, इम्प्लाइड हो सकती है। सर ये जो डी बार का ये जो सर जो दूसरे ये वर्ड यूज करें सर, इसका थोड़ा सा बता दें कि इसका क्या मतलब होता है डी बार मतलब। वो भी सेम मीनिंग में आ जाता है। बार होता है कि जी आपको वो दोबारा रोक देना। रुकावट बार तो पैदा कर रिस्ट्रिक्शन हो गई ना। हाँ जी, बार का मतलब तो रिस्ट्रिक्शन हो गया, तो डी बार हाँ भी रिस्ट्रिक्शन। ये रेस्ट्रिक्शन डी है। बार रोक दिया। हम्म, ठीक है जी। आगे सेक्शन एक्सप्लेनेशन 6 कहता है वेयर पर्सन लिटिगेट बोनाफाइडी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच in respect of public right or in private claimed in common for themselves and others. All person interested in such right shall, for the property be deemed to claim under the person so litigating. देखिए मैडम कि कहता है कि जी अगर एक पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ एक पर्सन चला जाता है, ठीक है, तो यही समझा जाएगा कि जी बाकी जो जिन पर्सन का राइट बनता है ये समझा जाएगा कि जी उन्होंने भी दावा दायर कर दिया है, वो दोबारा दावा दायर नहीं करेंगे। जैसे पब्लिक अब मैडम नाला साहबा जो है उन्होंने एक सूट फाइल किया, ठीक है, उनकी जो है ना वो पब्लिक नाजंस हो रही थी उनकी गली में, ठीक है, उनकी गली में पब्लिक नाजंस हो रही थी और उनकी गली में जो 20 घर हैं, ठीक है, वो सारे डिस्टर्ब थे, ठीक है, या वो गली थी, गली में वो जो है वो उनको रोका जा रहा है, वो गली से मतलब किसी को गुजरने नहीं दे रहे, बंद कर दी है, ठीक है, तो वो गली कौन इस्तेमाल करता था, 20 घर इस्तेमाल करते थे, मैडम नाला साहब कोर्ट में आ जाती हैं, ठीक है, तो जो इन्होंने दावा कर दिया बाकी जो 20 घर हैं यही समझा जाएगा कि 20 घरों ने भी दावा दायर कर दिया है, उन्होंने सेपरेट सूट फाइल नहीं करना, उन्होंने सेपरेट सूट फाइल नहीं करना, ये समझा जाएगा कि उन्होंने वो दावा दायर कर दिया, ठीक है, उसका जो फैसला आएगा वो सेम होगा। जैसे इसकी आप देख लें कि पब्लिक इंटरेस्ट की जो आपकी रेटें होती हैं, जैसे आपका सपोज के कोई एक सर्विस रेट आप कह लो, ठीक है, एक पर्सन करता है, एक आपका करता है, दूसरा एक पर्सन इंटरेस्टेड पर्सन दूसरा, और एक जो एम्प्लॉय कर देता है, तो उसका जो फैसला आता है बाकी एम्प्लॉयज पे भी ये इम्प्लीकेट होता है, बाकी एम्प्लॉयज भी नहीं कर सकते। तो ये कह लो कि जी जैसे अभी रिसेंटली पीपीएससी का तहसीलदार का पेपर डिसमिस हुआ है और पोस्टपोन हुआ है, ठीक है, कि जी वो कह रहे थे कि जी पेपर निकल गया है, वो उस पे 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया हुआ था, तो 1 लाख में से एक पर्सन ने आके उसके खिलाफ रिट कर दी है, तो यही समझा जाएगा कि जी बाकियों ने भी रिट दायर कर दी है, बाकियों ने लहदा रिट नहीं फाइल करनी, ठीक है, वो यही समझा जाएगा कि जी बाकियों ने भी कर दिया, और वो उस रिट का जो फैसला आएगा, जो भी डिसीजन आएगा, वो उसमें बाकी पर्सन्स भी इंटरेस्टेड होंगे, उनसे वो भी फायदा उठा लेंगे। ये कहा गया कि जी अब जब आप पब्लिक राइट या प्राइवेट राइट को इन कॉमन करते हैं तो ये समझा जाता है कि जी बाकियों का भी आपने क्लेम ले लिया, बाकियों की हद तक भी आपने क्लेम ले लिया। ठीक हो गया जी। ये है आपका सेक्शन 11। यहाँ तक किसी का कोई सूट केस हो तो आप किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।
सर ये जो आपने लास्ट अभी बताया एक्सप्लेनेशन 6, सर इसमें ये जो आजकल ये वो एक पब्लिक ऐप है ये सर टिकटॉक की जो ऐप है सर, जैसे कोई एक अगर उसके खिलाफ मतलब एप्लीकेशन देता है कि ये हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस को नहीं मीट करती, तो वो मतलब कोर्ट में चले जाते हैं कि इसको बैन कर दिया जाए, तो सर वो भी फिर यही इसी किस्म का सूट होता है? देखिए मैडम कि अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये रुक जाती है, मतलब बैन जैसे कादी थी, एक पर्सन चला जाता है कि जी ये तो चलनी चाहिए, ये तो हमें इससे तो हम कमा रहे हैं, इससे ये तो हमारा सोर्स ऑफ इनकम है, ये नहीं होनी चाहिए, तो जितनी पर्सन इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, यही समझा जाएगा कि उन्होंने भी रेट दायर कर दिया, उसका जो फैसला होगा बाकियों के बाकी भी उससे इस्तेफादा हासिल करेंगे, ये कह लो। जी ठीक है। ठीक और है, ये ऐसे ही जैसे क्रिमिनल में सेक्शन 403 है, डबल रिपोर्टी वाला। अगर एक दफा आप किसी केस में बरी हो जाते हैं या आपको सजा हो जाती है, दोबारा जो है वो वही नहीं आपके खिलाफ चल सकता। वो यार साहब वो तो सेम पर्सन के लिए है ना, सेम पर्सन के लिए। यहाँ पे है जी पब्लिक एट लार्ज, पब्लिक राइट, ठीक है, पब्लिक राइट जो कि आपका मैंने जैसे एग्जांपल दिया है, एक रोड है, एक रोड 1000 बंदा गुजरता है, वो रोड अगर कोई बंद कर देते हैं किसी भी वजह से, तो एक पर्सन चला जाता है, कहता है कि जी पब्लिक नाजंस हो रहा है, वो पब्लिक नाजंस का सूट फाइल कर देता है, ठीक है, उसमें कोर्ट जो है डायरेक्शन दे देती है जी बाकी वो रोड ओपन किया जाए, ठीक है, तो वो जो बाकियों ने भी राइट सूट करना था, यही समझा जाएगा कि जी उनकी तरफ से भी सूट हो गया है और वो उसकी तरफ से फैसला आ गया है, उनको भी फायदा होगा, ये चीज है। जो आपका कह रहा है कि जी पब्लिक राइट या प्राइवेट राइट में जो एक पर्सन ने सपोज के फैसला मतलब क्लेम कर ले लिया है, तो यही समझा जाएगा कि जी ऑल इंटरेस्टेड पर्सन इन सच सूट डीम टू हैव बीन क्लेम्ड, कि जितने भी उनके इंटरेस्टेड पर्सन होंगे, यही समझा जाएगा कि जी उन्होंने भी दावा दायर कर दिया, वो भी पार्टी बन गए। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। जी या सब आप सेक्शन 11 को 1-2 मिनट में आप एक्सप्लेन करें, सेक्शन 11 को विद एक्सप्लेनेशन, 3 मिनट लगा सकते हैं, 4 मिनट लगा सकते हैं। तो सेक्शन 11 जो है वो रेसिप्रोकेट है। ऊंचा बोलें, आवाज कम आ रही है आपकी। सर अब आ रही है? हाँ अब बेहतरीन है। सर जो सेक्शन 11 है वो रेसिप्रोकेट है, पब्लिक है। इसमें यह है कि कोई भी जो कोर्ट है तो एक दफा सूट, कोई भी सूट है या कोई इश्यू है वो जिसमें कोई मैटर डायरेक्टली या सब्सटेंशियली तौर पे जो इशू है डायरेक्टली और सब्सटेंशियली तौर पे, और वो एक सूट जो फार्मर सूट है उसमें वो सेम पार्टीज और जो है वो सेम पार्टीज के दरमियान और सेम जो इशू अगर एक दफा डिसाइड हो जाए, तो फिर दोबारा वही सेम पार्टीज के दरमियान सेम इशू पर सेम जो है वो कॉज ऑफ एक्शन पे दोबारा जो है वो सूट फाइल नहीं हो सकता, वो जो है वो बार्ड होगा। ठीक है यार सब करें आप। आवाज आ रही है? आ रही है। जी सर, इसमें सर हमने जो है वो एक्सप्लेनेशन पढ़ी है 5 फर्स्ट नंबर पे जो बड़ी एक्सप्लेनेशन उसमें वही फार्मर सूट का मतलब बात कर रहा है कि फार्मर सूट में जब एक दफा वो डिसाइड हो गया, ठीक है, उसमें जो जो भी थे इश्यूज जो क्वेश्चंस थे, तो वो फिर दोबारा जो है वो अब उस पे जो है वो जब डिसाइड हो जाए तो उस पे वो उसी इश्यू पे वो जो है वो या दोबारा कॉज ऑफ एक्शन उसी पार्टी से दोबारा वो सूट फाइल नहीं हो सकता। सेकंड नंबर पे था हमने जो पढ़ा कि जो एक सूट था वो जिस कोर्ट में ने जो है वो उसको जिसकी जुरिस्डिक्शन थी वो कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन थी, ठीक है,
अब जो है वो उसकी जो है वो अपील जो है वो हो जाती है, तो फिर उस पे उसी मैटर पे दोबारा नीचे वो उसी कॉम्पिटेंट कोर्ट पे वो जो है वो सूट नहीं सुन सकती, वो बाढ़ होगा, क्योंकि उसकी अभी अपील जो है वो ऑलरेडी वो डिसाइड हो चुके हैं, और उसकी अपील भी जो है वो उस कोर्ट में, ऊपर वाली कोर्ट में जो थी वो फैसला हो गई है, उस पर जो है वो फैसला हो चुका है। और थर्ड एक्सप्लेनेशन थी कि जो एक दफा सूट में जो है वो फार्मर सूट में एक पार्टी ने जो अलेज कर ली है या एडमिट कर लिया है या डिनाइड कर दिया है एक्सप्रेसली तौर पे या इम्प्लाइटली तौर पे किसी भी तरफ से बाय वन पार्टी और अदर पार्टी, तो फिर दोबारा उस मैटर पे जो है वो आप सूट फाइल नहीं कर सकते, ये भी रेस्ट जुडिकेट है। वेरी गुड। नंबर 4 पे ये है कंस्ट्रक्टिव रेस्ट जुडिकेट, आप भी इसे कहते हैं कि जब आपने जो है वो किसी सूट में कोई ग्राउंड ली है डिफेंस की, या आपने कोई अटैक ऐसा किया है सूट में, ठीक है, अब बाद में जो है वो आप जो है वो उसके मुतालिक ऐसा सूट जो है वो फाइल नहीं कर सकते। कि मिसाल के तौर पर जिसने आपने सर को बताया था कि एक चीज जो है वो आपने एक सूट फाइल किया है, लेकिन जब आपने सूट फाइल किया है तो आप जो है वो उस पे कोई जो डिफेंस आपने लेना था वो आपने रिलिंक्विश कर दिया, हाँ रिलिंक्विश कर दिया, बिल्कुल ठीक है, वो छोड़ दिया है। अब आप दोबारा उस पे सूट फाइल नहीं कर सकते दोबारा, ठीक है। हाँ जी। उसी नेचर का कि वो जी मैंने उस पे वो छोड़ दिया था, ये छूट आ गया इस पे, अब उसको हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव, यानी कि जो ऐसा छोड़ दिया अब वो डी बार्ड करेगा उस सूट को, यानी कि ट्राई करने पे डी बार्ड करेगा, ठीक है। तो ये नंबर 4 पे ऐसा भी है। नंबर 5 पे जो है वो हमने ये पढ़ी है सर के जो है वो अगर कोई आपने प्रेयर ली है, जैसे हमने वो डिग्री कर दिया आपका सूट, जो डिग्री कर दी है वो ही समझा जाएगा, जो जैसा आपने डिग्री नहीं किया वो समझे रिफ्यूज हो गया, जिसमें पार्शली डिग्रीज भी होती है। अगर हम किसी अपील में जाते हैं तो बहुत सारी अपील पार्शली हो जाती है डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि जो जैसा हमने किया वही डिग्री है, जो बाकी जो छोड़ दिया वो आपका खारिज है, या वो रिफ्यूज है, या वो डिसमिस्ड कंसिडर होगा। ये नंबर 5 पे है सर। और नंबर 6 पे ये है कि सर जब आप प्राइवेट राइट या कोई ऐसा पब्लिक राइट, यानी कि वो ऐसा राइट है कि जो कि पब्लिक वेलफेयर के लिए भी है, ठीक है, जो कि पब्लिक को जो है वो इंजर कर रहा था, तो लेकिन आपने वो राइट जो है वो यूज किया, वो पब्लिक वेलफेयर में आ गया, या वो प्राइवेट राइट है या वो पब्लिक राइट, ठीक है। इस तरह ये जनाब ये सर ये गली जो होती है ना स्ट्रीट वगैरह के अक्सर स्टे मैटर्स जो है वो आते रहते हैं। हाँ नहीं कि वो दूसरा शख्स जो है वो उसने जो है वो जो इस तरह कर दिया है, वो पानी को रोक दिया है, वो सारा नाली वाला पानी बाहर चला गया है, वो घरों में आ रहा है, इस तरह के मैटर्स होते हैं। अच्छा, तो सर जो है वो फिर दोबारा वो एक शख्स ने जब वो कर दिया है तो दोबारा जो है वो दूसरा शख्स